जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सेकंड महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। इसके पहले हमने एक महासंग्राम रिवीजन क्लास दे दी है। अगर आपने नहीं देखी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चेक करें, चैनल पर आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगी। सभी यहाँ पर जो कराए जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि ये कराया जा रहा है, आपको इसका जो PDF नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आपको वहां पर, जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कर लेंगे आप, आपको एक और फ़ायदा हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिस आती हैं, वहाँ पर आपको भेज दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सेकंड यह जो महासंग्राम रिवीजन है इसमें ऐड किया गया है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है पूरा लेक्चर देखने के बाद किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। किसी अन्य सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट करके वह भी बता सकते हैं, आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बाल गंगाधर तिलक के विषय में हमें जानना है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक ने 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश लिया और अपने क्रांतिकारी विचार कांग्रेस सदस्यों के सम्मुख उन्होंने प्रस्तुत किए थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रकार से स्थापना होती है। उसके पश्चात 1889 में बाल गंगाधर तिलक, जो कि उग्रवादी एक नेता थे, वह इसमें शामिल होते हैं और जो राष्ट्र की वेदना है अर्थात राष्ट्र के दुख हैं, समस्याएं हैं, उसको निर्भरता से वह जो है प्रकट करते हैं सबके सामने। और उन्होंने उदार दल वालों की भिक्षावृत्ति से असंतोष प्रकट किया और कहा कि सरकार केवल शक्ति के आधार पर ही भारतीय की मांगों को मान सकती है। उनका कहना था कि आप जो भिक्षा मांग रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की भिक्षा जो मांग रहे हैं आप, वह आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको शक्ति के आधार पर ही भारतीयों की मांग जो है रखनी पड़ेगी और तभी वह मान सकते हैं। वह ऐसे भी कहते थे कि केवल मेढक की तरह टर टर करने से आपको आज़ादी नहीं मिल जाएगी, आपको शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इसके पहले वाले महासंग्राम रिवीजन क्लास में हमने आपको उग्रवादी नेताओं, उदारवादी नेताओं के नाम में बताया था। उग्रवादी नेता जो कि लाल बाल पाल हैं, लाल बाल पाल, ये तीनों जो है उग्रवादी नेता में आते हैं। भारत में उग्रवाद के उदय के कुछ प्रमुख कारण लिखिए। कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से उग्रवाद का जन्म हुआ? कांग्रेसी संवैधानिक आंदोलन की असफलता, एक प्रकार से उदारवाद से विभिन्न वो आंदोलन करते गए और असफल होते गए। कंजर्वेटिव दल की अकुशल प्रशासनिक नीति, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, शिक्षित व्यक्तियों में असंतोष, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, ये सभी कारण से जो है उग्रवाद का एक प्रकार से जन्म हुआ। उग्रवाद और उदारवाद में दो मूल अंतर की बात करें तो उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था, जबकि उग्रवादियों को अंग्रेजों की उदारता में जरा भी विश्वास नहीं था। उदारवादी एक प्रकार से अंग्रेजों में अंग्रेज जो भी न्याय करते थे उनमें वह पूर्णतः विश्वास करते थे, परंतु जो उग्रवादी थे अंग्रेजों की उदारता में जरा भी विश्वास नहीं रखते थे। आगे हम देखेंगे उदारवादी केवल संवैधानिक साधनों का ही उचित समझते थे, जबकि उग्रवादियों के इन तरीकों की प्रभावशीलता में विश्वास नहीं था, अर्थात वह उग्र जो भी प्रयत्न करते थे उग्र तरीके अपना लेते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उग्र राष्ट्रवाद क्या है? देश में विकसित हो रहे असंतोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नवीन वर्ग को जन्म दिया जिन्हें उग्रवादी कहा गया। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें राष्ट्रवादी भी कहा। यह वर्ग उदारवादी नेताओं के आदर्श नीतियों की एक प्रकार से घोर विरोधी थी। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। आपसे अगला प्रश्न ही है, हम पूछने वाले थे, आप कमेंट में बताइए, लेकिन अगला प्रश्न ही है, बंगाल विभाजन किस अंग्रेज शासक ने किया था? बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? अर्थात जो कांग्रेस थी उसका गरम दल नरम दल में विभाजन कब हुआ? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रमुख उग्रवादी नेताओं के नाम लिखिए, जो कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। यही लाल बाल पाल जो हैं यही एक प्रकार से उग्रवादी नेताओं में प्रमुख थे। अगला प्रश्न हमारा, उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
उग्रवादी स्वराज्य अर्थात भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप शासन संस्थाओं की रचना करना चाहते थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश राज्य को सुधारने की बजाय उसको समाप्त करने का था। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं? लाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल अर्थात बाल गंगाधर तिलक, पाल अर्थात बिपिन चंद्र पाल, ये सभी उग्रवादी नेता थे। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं, या फिर लाल बाल पाल कौन थे, लाल बाल पाल किस प्रकार के नेता थे, उग्रवादी उदारवादी कैसे नेता थे, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्वदेशी आंदोलन। विरोध के बावजूद जो है करजन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। एक प्रकार से यह जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था यह बंगाल विभाजन के विरोध में ही शुरू हुआ था। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया और इस आंदोलन को सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन से मिली। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी हुई और भारतीय उद्योगों को एक प्रकार से इसमें प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न हम देखेंगे 12वां, स्वदेशी आंदोलन का महत्व। स्वदेशी आंदोलन ने जीवन के लगभग सभी पक्षों पर अपना गंभीर प्रभाव डाला। आंदोलन ने जनमत को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का संबल मिला। एक प्रकार से देश में स्वदेशी उद्योगों की आवश्यकता को बल मिला एवं देश के कारखानों की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन से बहुत लाभ हुए। उससे क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात क्या हुई, जनमत एक प्रकार से इकट्ठा हुए। स्वदेशी आंदोलन का सहयोग करने के लिए लोगों को भीड़ लग गई एक प्रकार से, और वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, उसका दमन करने लगे, साथ ही साथ स्वदेशी चीज़ों का निर्माण करने लगे, छोटे छोटे कारखाने बनाने लगे जो है, जिससे वह खुद के लिए वस्त्र या विभिन्न चीज़ें उत्पादन कर सकें। अगला प्रश्न हमारा 13वां है सूरत विभाजन। 1906 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन, विदेशी का बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्तावों पर कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल के बीच परस्पर मतभेद जो है वह बढ़ गया। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन सूरत में हुआ और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। गरम दल के 4 प्रमुख नेताओं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष तथा लाला लाजपत राय ने इस दल की नीतियों की परिभाषा लिखी और दोनों में विभाजन हो गया। गरम दल अलग हो गए, नरम दल अलग हो गए, अर्थात उदारवाद जो भी विचारधारा के लोग थे वह एक तरफ हो गए, वह उनकी कांग्रेस पार्टी अलग बन गई और जो उग्रवादी थे वो अलग हो गए। अगला हम प्रश्न देखेंगे कांग्रेस विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई और यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, उस जो है जिससे टल कर वह सूरत में हुई। अगला प्रश्न हम 15वां देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई थी? बंगाल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा 16वां है, स्वदेशी आंदोलन की असफलता के 4 कारण बताइए। पहला, सांप्रदायिकता। दूसरा, सरकार का दमन चक्र, वह बहुत ही एक प्रकार से क्रूरता से दमन कर रहे थे लोगों को, मतलब लोगों द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को। कांग्रेस में आपसी फूट बढ़ गया जिसके कारण यह असफल रहा। प्रभावी संगठन का अभाव रहा। अगला हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के कारण लिखिए। स्वदेशी आंदोलन का मूल कारण क्या था? बंगाल विभाजन। हमने आपको पहले ही बताया स्वदेशी आंदोलन जो है वह बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा जो था विदेशी व्यापार के स्थान पर स्वदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मुस्लिम लीग। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में संपन्न हुआ, जिसमें लीग का संविधान स्वीकृत किया गया। तदनुसार इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना और सरकार द्वारा बनाए नियमों का समर्थन करना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कांग्रेस लीग समझौता।
सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में हुआ विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा। दिसंबर 1916 ईस्वी को मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। इन दोनों दलों ने संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता किया और यह समझौता जो है लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से समझा जाता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे वहाबी आंदोलन। 18वीं शताब्दी में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अरब में वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? अरब में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 18वीं शताब्दी में। किसके लिए? मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए। यह प्रमुख रूप से एक धार्मिक आंदोलन था और इसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण अर्थात उसकी कुरीतियों को दूर करना था। अर्थात इस्लाम में जो भी उनके हिसाब से कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। उन्होंने सरकार तथा मुसलमानों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयत्न किया। इस आंदोलन ने मुस्लिम राजनीतिक चेतना के विकास में अधिक सहयोग दिया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम क्यों पृथक रही? मुस्लिम लोग एक पृथक देश बनाने के पक्षधर थे, इसलिए उन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राज्य का विचार किस मुसलमान नेता के मस्तिष्क में आया था? मुसलमानों के लिए पृथक राज्य अर्थात पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक सुप्रसिद्ध कवि तथा राजनीतिक चिंतक जो मोहम्मद इकबाल हैं उन्हीं को माना जाता है। उन्हीं ने पाकिस्तान एक अलग राज्य के विषय में सोचा हुआ था, मुस्लिमों के लिए अलग राज्य के विषय में। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर सन 1928 ईस्वी में जिन्ना द्वारा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में रखी 2 शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त उसने रखी थी भारत के नए संविधान का रूप संघात्मक हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को प्रदान की जाएँ, और दूसरी शर्त थी समस्त प्रांतों को एक जैसा स्वराज्य प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम रूल आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य शांतिमय उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करना था। यह आंदोलन इस विचारधारा पर आधारित था कि स्वशासित भारत साम्राज्य के लिए युद्ध में अधिक सहायक हो सकेगा। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर श्रीमती एनी बेसेंट कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। इनके द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की गई। जॉर्ज अरुंडेल इस लीग के सहायक सचिव थे। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र जो है कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 29 नंबर खिलाफत आंदोलन क्या है, उस पर टिप्पणी कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन जो है उसका उद्देश्य इस्लाम के खलीफा सुल्तान की शक्ति को पुनर्स्थापित करना था, क्योंकि मुसलमानों का यह कहना था कि मित्र राष्ट्रों ने खलीफा का अपमान किया है और इस्लाम का अवांछनीय अधिकार स्थापित कर लिया है। यह एक प्रकार से हर एक प्रश्न को आपको बहुत ही साधारण भाषा में यहाँ पर बताया जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। रिवीजन करने के लिए बस एक बार आप टेलीग्राम पर दिए गए नोट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हर चीज़ आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न, होम रूल आंदोलन का महत्व बताइए। स्वशासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वशासन आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा किया। इसमें स्त्रियों ने बहुसंख्या में भाग लिया तथा विद्यार्थियों ने इसके संदेश को ग्रामीणों तक पहुंचाया। बंगाल में इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन की तरह एक धार्मिक स्वरूप मिला हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1916 में पूना में हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है हमारा होम रूल की स्थापना क्यों की गई? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने से सरकार संकट में थी। उग्रवादियों ने स्वायत्त शासन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आरंभ कर दिया था और इसीलिए होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 33 नंबर लखनऊ समझौते की किन्हीं 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। पहली परिस्थिति क्या थी? प्रथम महायुद्ध में टर्की ने अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी, इसलिए भारत के मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया हुआ था। दूसरा है
कांग्रेस के उदारवादियों का बहुमत था, इस कारण कुछ मुसलमान कांग्रेस की ओर आकर्षित थे। इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की हुई थी। इस प्रकार से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सीरीज थी हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की खत्म होती है। हिस्ट्री पेपर सेकंड की कल से आपकी आएगी फर्स्ट वीडियो, जिसमें आपको यूनिट 4 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।